हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भौतिक गुणधर्म एवं आणविक संरचना, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, आपके जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, उसके अंदर सरफेस टेंशन को हम कैसे मेज़र करते हैं, विस्कोसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं और वेपर प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये तीनों हैं। इसलिए ये एक आपका यहाँ किताब में लास्ट चैप्टर है, इसको मैं पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल के तहत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है पहला टॉपिक जो अपना है वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। यदि किसी द्रव को बंद पात्र में रखते हैं तो वाष्पीकरण के कारण द्रव की सतह के ऊपर वाष्प के स्वतंत्र अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। ये डायग्राम से आप देख रहे हैं। परंतु पात्र के बंद होने से ये अणु इधर उधर गति करते हुए द्रव की सतह से टकराकर द्रवीभूत भी होने लगते हैं। वाष्प के अणुओं को पुनः द्रव की सतह में मिलना या वाष्प का पुनः द्रवावस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। इस प्रकार वाष्पीकरण एवं संघनन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो द्रव है उससे वाष्प का बनना तो वाष्पीकरण है, और वाष्प से वापस से द्रव का बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वाष्पीकरण और संघनन क्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं, और इस अवस्था को वाष्प और द्रव के बीच की साम्य अवस्था कहते हैं। अतः जब साम्य स्थापित हो जाता है तो उस साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब अथवा वाष्प दाब कहलाता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, यदि पात्र की पार्श्व नली को, ये जो नली देख रहे हैं पार्श्व नली को किसी मैनोमीटर से जोड़ दिया जाता है तो उस वाष्प के दाब को ज्ञात हम कर सकते हैं। इस साम्यावस्था पर द्रव एवं वाष्प के आपेक्षिक आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जो है हम किसी वाष्प दाब को कैसे अभिव्यक्त करेंगे। तो किसी गैस का जो है हम जो दाब अभिव्यक्त करते हैं, तो आपने आदर्श गैस समीकरण सुनी है, PV बराबर nRT, और यहाँ पे जो P है वो क्या है? दाब बता रहा है। C क्या है? यहाँ पे सांद्रता है। ये आप जानते होंगे आदर्श गैस समीकरण। उसके बाद में किसी द्रव के वाष्प दाब और तापक्रम के बीच क्या लाइन आ रही है? वाष्प दाब और तापक्रम के बीच जो संबंध है उसे हम किसके इक्वेशन के द्वारा बताते हैं? क्लेपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? dP/dt क्या है? तापक्रम के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन की दर। डेल्टा HV है यहाँ पर प्रति मोल वाष्पीकरण ऊष्मा, और Vg है वाष्प के 1 मोल का आयतन, VL है द्रव के 1 मोल का आयतन, और Vg की तुलना में जो है VL का मान क्या होता है? नगण्य होता है। तो हम जब इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा HV/TVg, क्योंकि VL क्या है? नगण्य है। ठीक है, और यदि वाष्प आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है तो यहाँ पे जो है हम P का मान क्या रख सकते हैं? आदर्श गैस समीकरण से RT/P, और फिर जो है इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है इक्वेशन प्राप्त होती है, ये वाली इक्वेशन आती है। तो ये है यहाँ पर P1 P2 और ताप T1 केल्विन और T2 केल्विन पर द्रव के वाष्प दाब हैं। इस समीकरण की सहायता से हम किसी द्रव की मोलर वाष्पीकरण ऊष्मा की मान की गणना कर सकते हैं, अथवा किसी एक ताप पर वाष्प दाब ज्ञात होने पर दूसरे ताप पर वाष्प दाब का परिकलन कर सकते हैं। अब देखिए, वाष्प दाब का संबंध एक क्वथनांक शब्द से भी होता है। तो यहाँ पे क्वथनांक क्या होता है वो समझते हैं। जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उस तापमान पर उस द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। इस तापक्रम को द्रव का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अतः द्रव का वाष्प दाब तथा बाह्य दाब जो द्रव की सतह पर लगता है समान हो जाते हैं,
तो बुलबुलों का आकार बढ़ जाता है और वे स्वतंत्रतापूर्वक द्रव की सतह को छोड़कर तेजी से वाष्पीकृत होते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब दैट मीन्स 760 mmHg के बराबर हो जाए। विभिन्न द्रवों के क्वथनांक निर्धारित करने के लिए उनके वाष्प दाब ताप आरेख खींचकर उनके एक वायुमंडल दाब के संगत तापमान ज्ञात कर लेते हैं। यह तापमान उन द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब का मापन। किसी द्रव के वाष्प दाब को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, लेकिन उसमें दो विधियां हैं। एक तो दो विधियों में स्थैतिक विधि हम स्टडी करेंगे। स्थैतिक विधि में जो है हम दो विधियां देखेंगे। एक तो स्थिम एवं मेननजीज की आइसोटेनिस्कोप विधि एंड सेकंड हम देखेंगे बैरोमीटर विधि। पहला है ये, इसके अंदर देखिए स्थिम एंड मेननजीज की आइसोटेनिस्कोप विधि में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एपरेटस दिख रहा है इसको हम आइसोटेनिस्कोप कहते हैं। जिस द्रव का वाष्प दाब ज्ञात करना है उसे हम बल्ब ए में लेते हैं। ये बल्ब ए दिख रहा है आपको, ये इसका जो व्यास है बल्ब ए का वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। और उसको बल्ब ए में भरते हैं। यह बल्ब एक यू आकार की नली, ये जो है यू आकार की नली बी से जुड़ा रहता है। ये यू आकार की नली है, ये बल्ब ए है। बल्ब ए तथा बी दोनों स्थिर तापी में डूबे रहते हैं। स्थिर तापी का मतलब है टेम्परेचर नियत बना रहे। और थर्मामीटर की सहायता से तापमान नोट कर लेते हैं। जिस ताप पर वाष्प दाब ज्ञात करना है उस ताप को हम स्थिर कर देते हैं। अब जो है यू नली का जो दूसरा सिरा है एक बड़ी बोतल एक्स से जुड़ा होता है जो दाब को स्थायी करती है। तो ये जो एक्स बोतल है क्या काम आ रही है? दाब को स्थायी करने में। और इस पूरे निकाय को हम मैनोमीटर तथा दाब रेगुलेटर, ये रहा दाब रेगुलेटर, से जोड़ देते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? वाष्प दाब का निर्धारण करने के लिए ए तथा यू नली, ये अब आपको वाष्प दाब का निर्धारण करना है तो ए तथा यू नली को 2/3 स्तर तक द्रव से भरते हैं और पंप पी से दाब को कम करते हैं। ये पंप है, इस पंप से आप क्या करेंगे? दाब को कम करेंगे। कितना कम करेंगे कि जो बल्ब ए है उसमें जो है द्रव उबलने लगे और आइसोटोनिस्कोप में जो है हवा को आगे धकेले। अब सावधानी से आपको दाब को धीरे धीरे बढ़ाना है। यहाँ से बढ़ाएंगे टी से, हवा को अंदर लेने पर टी द्वारा तो दाब को बढ़ाते हैं। और कब तक बढ़ाते हैं? जब तक कि यू नली में दोनों तरफ द्रव स्तर सामान्य हो जाएं। ये जो यू नली में द्रव स्तर है दोनों सामान्य हो जाए तब तक बढ़ाना है। और आइसोटेनिक स्कोप को स्थिर तापीय अवस्था में आने दिया जाता है। अब क्या करना है? मैनोमीटर और इसी अपरेटस को आपने बैरोमीटर से जोड़ रखा है। तो मैनोमीटर और बैरोमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं और जो अंतर है इन दोनों में, बल्ब ए में जो द्रव का वाष्प दाब है वो किसके इक्वल होगा? बैरोमीटर दाब माइनस मैनोमीटर में दाब है, उसके अंतर का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? बल्ब ए में द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। उसके बाद में सेकंड है बैरोमीटर विधि। देखिए इसमें क्या करना है? इस विधि में एक लंबी बैरोमीटर नली लेनी है। ये बैरोमीटर नली है, इसमें पारा भरकर एक पारे में भरे बर्तन में उल्टा रख देते हैं। ये देखिए ये बर्तन है जिसमें भी पारा है। इस बैरोमीटर नली में हम क्या लेंगे? पारा, इसको उल्टा कर देंगे। पारा भर के किस में उल्टा करना है? बर्तन जिसमें पहले से क्या भरा हुआ है? पारा। नली में पारा नीचे की तरफ तब तक खिसकता है जब तक कि स्तंभ की ऊंचाई बाह्य वातावरण दाब के बराबर नहीं हो जाए। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप पड़ गया पारा के नीचे जाने से। ये कब तक खिसकेगा पारा? जब तक स्तंभ की ऊंचाई बाह्य वातावरण दाब के बराबर न हो जाए। इससे पारे के स्तंभ के ऊपर खाली निर्वात स्थान बन जाता है। इस नली को एक जैकेट में बंद कर देते हैं। जैकेट ये रहा।
और इसमें से गर्म पानी को हम गुजारते हैं। जैकेट में से क्या गुजारना है आपको? गर्म पानी को गुजारना है, ठीक है। जिस द्रव का वाष्प दाब ज्ञात करना है उसकी कुछ मात्रा को मुड़े हुए ड्रॉपर से निर्वात स्थान में प्रवेश कराया जाता है। ये देखो ड्रॉपर, ये रहा। इस ड्रॉपर की सहायता से जो आपको जिस पानी का क्वथनांक ज्ञात करना है उसको इस निर्वात में जो है प्रवेश कराते हैं। अब ज्ञात ताप का गर्म पानी जैकेट में प्रवाहित करते हैं। ये गर्म पानी ये जैकेट में, यहाँ से पानी एंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ज्ञात ताप का गर्म पानी जैकेट में प्रवाहित किया जाता है। द्रव का कुछ भाग निर्वात में वाष्पीकृत हो जाएगा। जो गर्म पानी प्रवाहित करने से ये जो निर्वात में जो हमने द्रव लिया है उसका कुछ भाग क्या होगा? वाष्पीकृत होगा। और ये वाष्प नली में क्या करेगी? दाब डालेगी। अब यहाँ जो वाष्प बनी है ये क्या करेगी? नली पर दाब डालेगी तो पारा नीचे की ओर खिसकेगा और जितनी ऊंचाई तक पारे का स्तर नीचे खिसकता है वही उस द्रव का क्या होता है? वाष्प दाब होता है, ठीक है। फिर है डायनामिक मेथड है। तो वेपर प्रेशर ज्ञात करने का सेकंड मेथड है डायनामिक मेथड। देखिए ये विधि उस सिद्धांत पर आधारित है कि क्वथनांक पर द्रवों का वाष्प दाब उनके बाह्य दाब के बराबर होता है। इस विधि में हम विभिन्न दाबों पर द्रव के क्वथनांक ज्ञात कर लेते हैं जो उन तापों पर वाष्प दाब के बराबर होंगे। प्रयोग में माना कि बाह्य दाब P1 स्थिर कर लिया जाता है। इस दाब पर द्रव का क्वथनांक T1 ज्ञात कर लेते हैं। अब क्वथनांक की परिभाषा अनुसार ताप T1 पर द्रव का वाष्प दाब P1 होगा। पुनः बाह्य दाब P2 को स्थिर कर द्रव का क्वथनांक T2 ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार T2 ताप पर जो है द्रव का वाष्प दाब P2 होगा और इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं और विभिन्न तापों पर द्रव का वाष्प दाब ज्ञात करते हैं। फिर एक टॉपिक आता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? स्थिर ताप पर इकाई भार द्रव को वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लासियस-क्लेरोपियन इक्वेशन जो है उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन का संबंध किससे बताया है? वाष्प दाब से बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एच वी को आप कांस्टेंट रखेंगे और इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होगी। और यहाँ पे लॉग का बेस 10 लेने पर 2.303 निम्न प्रकार से आता है। अब आपको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है log p और 1/t के बीच में। ये देखिए तो इसमें क्या होगा? जो ढाल है, ढाल से जो है हम मोलर वाष्पन ऊष्मा डेल्टा एच वी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर log p और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डेल्टा एच वी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर वाष्पन ऊष्मा हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? द्रव की प्रकृति, टेम्परेचर, सतह का क्षेत्रफल और वायु का बहाव। देखिए द्रव के अणुओं में अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना अधिक होगा उनके द्रव की सतह से निकलने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी और उनकी वाष्पशीलता भी उतनी ही कम होगी। टेम्परेचर, जैसा कि वाष्प दाब के अनुगत्य सिद्धांत में बताया गया कि ताप में वृद्धि के साथ द्रवों के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार उच्च ऊर्जा वाले उन अणुओं का अंश बढ़ जाता है जो कि वाष्पीकृत होकर द्रव की सतह से बाहर निकलते हैं। अतः द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। एग्जाम्पल है गर्मियों में पानी सर्दियों की अपेक्षा जल्दी सूखता है। सतह का क्षेत्रफल, वाष्पीकरण सदैव द्रव की सतह से होता है। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण भी उतना अधिक बढ़ जाएगा। वायु का बहाव, यदि वायु का बहाव द्रव की सतह पर हो तो वह द्रव की सतह से बाहर निकले हुए अणुओं को सतह से दूर कर देगा और अणुओं का संघनन पुनः नहीं हो पाएगा और वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राउटन का नियम। तो आप अभी आपने इक्वेशन देखी क्लासियस-क्लेरोपियन इक्वेशन। इसके अंदर जो है अगर इसको हम प्रयुक्त करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक बिंदु पर, तो यहाँ पर जो है P का मान कितना आ जाएगा? 1। एक वायुमंडल दाब क्वथनांक बिंदु पर जो है वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? एक वायुमंडल दाब के बराबर। तो log 1 का मान कितना होता है? 0। तो आप यहाँ देखेंगे कि डेल्टा एच वी अपॉन टी बी एक कांस्टेंट है। सी बैलेंस करेंगे आप
इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा कि डेल्टा एच वी अपॉन टी बी किसके बराबर है, सी आर, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो ट्राउटन ने अपने प्रायोगिक परीक्षणों से निष्कर्ष निकालकर ये नियम प्रतिपादित किया। साधारण एवं असंगुणित द्रवों के लिए वाष्पीकरण की मोलर ऊष्मा एवं क्वथनांकता का अनुपात स्थिर रहता है, और इसका जो लगभग मान आता है वो कितना आता है, 88 जूल पर केल्विन पर मोल आता है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य भी नहीं है। थैंक यू।